कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंद्रू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो गंद्रू भाई क्यों ना हम कृषि समाचार की शुरुआत कर दें। बिल्कुल, तो किसान भाइयों आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के हर पंचायत में तैयार किए जाएंगे 5 मॉडल किसान। समिति में अधिकारियों के लिए हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। गन्ना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए BO 147। अब समाचार विस्तार से। राज्य के हर पंचायत में 5 मॉडल किसान तैयार किए जाएंगे। उन्हें कृषि विभाग की ओर से हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन किसान को पंचायतों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तैयार करने की योजना है। समिति ने यह जिम्मेदारी राज्य के सभी जिलों के आत्मा के पदाधिकारियों को दी है। बुनियादी स्तर पर लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की होगी। इन्हें मॉडल किसानों के चयन करने से लेकर हर सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। मैनेज हैदराबाद और समिति के साझा प्रयास से कांके रोड स्थित समिति सभागार में पशुपालन, कृषि और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन समिति निदेशक जटाशंकर चौधरी ने कृषि में प्रबंधन क्षमता की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कृषि को स्थायी रूप से लाभदायी बनाने के लिए प्रबंधन की जरूरत है और इसके लिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान देना होगा। एक सीमा से अधिक रासायनिक दवाइयों के उपयोग करने से मिट्टी, कृषि उत्पाद और उपभोक्ता तीनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप बैंगन फसल की खेती कर रहे हैं तो इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए नीम निर्मित दवाइयों का व्यवहार करें। किसी भी फसल में कीट नियंत्रण के लिए नीम से बनी कीटनाशी दवाइयों का व्यवहार करना ज्यादा फायदेमंद है। रासायनिक कीटनाशी के बनस्पत ये ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा लाभकारी है। इस लिहाज से बैगन की खेती कर रहे किसान भी नीम निर्मित कीटनाशी से कीट नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप सुरक्षित दवा देते हैं, जैसे नीम से बना हुआ, चाहे बाजार में मिलता हो या घर में, अगर बाजार में मिलता है तो बहुत तरह कोई भी दवा जो नीम से बना हुआ बाजार में मिल जाता है। 1 लीटर पानी में 5 ml का घोल बनाकर छिड़काव करें। और दूसरा सुरक्षित दवा है हाल्ट, डेल्फिन या बायोलेट। इसकी मात्रा 1 लीटर में 2 ग्राम का घोल बनावे और बहुत ज़रूरत हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट एक करीब 6 लीटर पानी में 2 ग्राम का घोल बना के छिड़काव करते हैं तो कम से कम 4-5 दिन के बाद फल तोड़ें। और फल तोड़ने के पहले फल तोड़ लें तब छिड़काव करें किसान भाई, ये जरूर ध्यान दें। किसान भाई, आप अगर गन्ना फसल की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज्यादा फायदेमंद होगा, उस संबंध में कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। किसान भाइयों, अगर आप वैज्ञानिक ढंग से गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो जो अक्टूबर में लगने वाली गन्ने की फसल है उसके लिए अच्छी किस्म है BO 147, जो उसमें लाल सरन की प्रतिरोधक क्षमता है और उससे वो वंचित रहता है। साथ ही वो अधिक पानी में भी सहनशील है और सूखा में भी सहनशील है। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि जो भी लोग अगर अक्टूबर माह में गन्ने की खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं वो BO 147 का चुनाव करें। और साथ ही साथ उसके जो कटे हुए जो कटिंग को जिसको हम लगाते हैं प्लांटिंग मटेरियल, उसको कार्बनडाजिम, बेवेस्टीन, ये सब जो दवा आती है कार्बनडाजिम, वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके घोल में उपचारित करें और कम से कम 2 घंटा उसको उसमें डुबो कर रखें। उस उपरांत लगाएं तो आप अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। और उसमें धड़ सड़न की जो रोग आती है, ये रेड रॉट आती है, उनसे आप बच सकते हैं। राज्य के किसान कृषि उपकरण स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर की सहायता से सूखा या गीला नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं। साथ ही इससे चौड़ी कतार में निकाई गुड़ाई करने का काम भी किया जा सकता है। इस यंत्र की कार्यक्षमता 0.35 से 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह।
किसान भाइयों, अगर आपके खेत में मिर्चा लगा हुआ है और पत्ती अगर ऊपर की ओर मुड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि थ्रिप्स कीट आपके खेत में लगा हुआ है। थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, या एकतारा नामक दवा 1 ग्राम दवा 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। उसके साथ साथ किसान भाई, अगर आपके पत्ती नीचे की ओर मिर्चा का मुड़ी हुई हो तो लाइल मकड़ी है, माइट है, और उसके नियंत्रण के लिए जो है ओबिरान नामक दवा 1 ml या ओमाइट नामक दवा 1 ml के दर से प्रति लीटर दर से मिला करके अगर छिड़काव करते हैं तो उसका नियंत्रण। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 3900 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6600 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 6000 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3450 रुपए से 3550 रुपए, आलू 1550 रुपए से 1750 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बिल्कुल, और जानकारी का पिटारा भी हम खोलने वाले हैं। तो आज क्या जानकारी दे रहे हैं गंजू भाई आप? हम अपने किसान भाइयों को आज जानकारी देने जा रहे हैं कि दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा हम कैसे करें ताकि किसान भाइयों को अधिक से अधिक उससे लाभ मिल सके। बिल्कुल। तो आइए आपको हम जानकारी दिलवा देते हैं इस विषय पर। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धनेश उरांव जी। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि दुधारू पशु आपके लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसीलिए आज के इस अंक में हमारा विषय है कि दुधारू पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल कैसे की जाए। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धनेश उरांव, जो कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पशु उत्पादन एवं अनुवांशिकी विभाग में कनीय वैज्ञानिक हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसान भाई आर्थिक रूप से दुधारू पशुओं पे प्रमुख रूप से निर्भर रहते हैं,
क्योंकि भारत में मतलब दुधारू पशुओं का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चा देने के बाद गायों में किस प्रकार से उनकी दूध देने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चा देने के बाद मुख्यतः एक किसान भाई एक बीमारी से निपटते हैं, वो है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर एक ऐसा बीमारी है जो बच्चा देने के बाद गायों का शरीर पे कैल्शियम का लेवल जो है वो अत्यधिक घटा देता है। जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है 6 से 8 मिलीग्राम प्रति 100 ml पे, वो घट के 4 से 5 के आसपास आ जाता है। अब इसमें होता क्या है कि लेट प्रेगनेंसी के दौरान अगर कैल्शियम का उपयोग बहुत ज़्यादा कर दिया जाए या कैल्शियम कम दिया जाए तो कैल्शियम घट जाता है। अब कैल्शियम घटने के कारण गाय कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि गाय को दूध बनाना होता है। अब गाय कैल्शियम कम हो जाती है तो गाय बैठ जाएगी, उठेगी नहीं। उठने के कारण गाय एक निश्चित पोस्चर में बैठती है, जो कि गाय जो अपना माथा घुमा लेगी बैठ के, और अपना फ्लैंक रीजन जो पेट के आसपास वो अपना माथा घुमा लेगी। इससे पता चल जाएगा कि ये मिल्क फीवर है। अपने स्टर्नम छाती के बल पे बैठ जाती है, तब पता चल जाता है कि ये मिल्क फीवर है। तब करना क्या चाहिए? किसान भाइयों को चाहिए कि अपना नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अब पशु चिकित्सक करते क्या है उन पर डिपेंड करता है कि मुख्यतः इनको हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का सॉल्यूशन चढ़ाते हैं। इनका चढ़ाने से ये कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाता है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगे। ये तो मुख्यतः तुरंत ही ठीक होते हैं, लेकिन जब भी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट चढ़ाया जाता है तो चढ़ाने का जो इसमें जो विधि होता है आईवी होता है, नस पे हम लोग सीधा खून में चढ़ा देते हैं कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। तो जब भी दिया जाता है शुरू में धीरे धीरे दिया जाता है, तब पश्चात इसको तेज़ी से दिया जाता है। और जब भी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जब चढ़ाया जाए तो इसे हम 2 या 3 सैंपल बोतल जो होता है वो यूज करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब साथ ही आप ये भी बताइए कि सामान्य दिनों में, यानी कि एक किसान जब एक गाय खरीद कर लाता है या और भी कोई दूध देने वाले जानवर खरीद कर लाता है, तो सामान्य दिनों में आसपास के परिवेश में किस प्रकार की साफ सफाई या उनके खान पान पर किस विशेष प्रकार की बातों का ध्यान देना चाहिए? किसान भाइयों को पहले चाहिए कि जब भी वो नया गाय खरीदते हैं तो उसे अपने अन्य जानवरों के साथ ना मिलाएं। एक हम लोग कहते हैं क्वारंटाइन पीरियड। जब भी नए जानवरों को लाते हैं तो हम उन्हें 1 महीने के लिए अलग स्थान पर रखते हैं। उनका देखभाल भी अलग तरीक़ा से करते हैं। अलग तरीका का मतलब ये है कि पहले हम अब अपने पुराने जानवरों का ख्याल रखेंगे, उनको दाना पानी देंगे, उनके बाद ही जो अटेंडेंट होगा चाहे गाय का मालिक होगा तब उनको दाना पानी बाद पे नए लाए हुए जानवर को दे। इससे क्या होता है कि जो संक्रामक बीमारियां होती हैं जो कि हम अगर उस गाय पे है नहीं पता चलता है या नहीं है तो वो फैल सकता है। तो अगर हम क्वारंटाइन करते हैं तो ये गाय की बीमारियां हमारे पुराने जानवरों पे नहीं फैलेगा। ये हो गया चारा के विषय में है कि जो रेगुलर हम हरे चारा देते हैं, कंसंट्रेट देते हैं, वो देना चाहिए। और मुख्यतः हम जब भी जानवर लाएं तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो टीकाकरण नियमित रूप से कराएं। टीकाकरण कराने से बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमें खुरा चपका बीमारी का प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ये अक्सर नए जानवर जो बाहर से लाते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है, उसके कारण हमारे अन्य जानवर को हो जाता है। अब खुरा चपका के विषय में तो किसान भाई जानते होंगे कि उनका मुंह में एक छाला पड़ जाता है, बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, जिसके कारण वो चारा नहीं खा पाते हैं। जब वो चबाएंगे तो एक चप की आवाज़ सी आती है और चबाने में उनको काफ़ी कष्ट होता है। तो इससे पता चलता है कि वो मुँह में एक घाव है। अब जब हम खुर पे देखते हैं तो खुर में भी हमें एक घाव देखने के लिए मिलेगा। तो खुरा चपका की बीमारी ये है। तो खुरा चपका के लिए अब हम करेंगे क्या? खुरा चपका तो एक एप्थोस वायरस होता है, उसके कारण खुरा चपका होता है। तब खुरा चपका की 7 वैरायटी होती हैं। वैरायटी में स्ट्रेन है हमारा FMD स्ट्रेन A, O, C, SAT 1, 2, 3 एंड एशिया 1। तो इंडिया में मुख्यतः हमें A, O, C एंड एशिया 1 से पाला पड़ता है। जो मुख्यतः हमें किसानों को जो नुकसान देता है वो A, O, C और एशिया के कारण होता है। तो हम वैक्सीनेशन जब भी करेंगे इनके विरुद्ध ही करेंगे। अब खुरा पे क्या होता है कि जब भी इन्फेक्शन होगा तो टेम्परेचर जो बुखार होता है हाई होता है। फिर जो एनिमल का प्रोडक्शन होता है, चाहे वो वर्किंग कैपेसिटी हो, कार्य क्षमता की बात करें या दूध देने की क्षमता करेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो इससे हमें आर्थिक नुकसान काफ़ी हो जाती है। क्योंकि खुरा चपका में मौतें बहुत कम होती है, जिसे हम मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, ये लगभग 2% है। लेकिन मोर्बिडिटी रुग्णता दर जो है 100% है। इसके कारण ये बीमारी सबको दे देगा। अब ट्रीटमेंट का बात करते हैं, जब इस पर रोकथाम की बात करेंगे तो ये वायरल है,
इसलिए इसका कोई तो इलाज है नहीं। लेकिन हाँ, प्राइमरी इलाज ना है, लेकिन सेकेंडरी इलाज हम जरूर करते हैं। जैसे घाव को हम साफ करेंगे लगातार, जो जैसे कि उस पर हम पोविडिन आयोडीन का सोल्यूशन लगाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन लगाएंगे, उससे घाव ठीक हो जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस सूरज चपका से बचाव अगर हमें चाहिए तो हम वैक्सीनेशन को करें, सेकेंडरी इलाज करें और ठीक हो जाएगा ये। जी डॉक्टर साहब, हमारे झारखंड के परिवेश में किसान भाई गायों का तो प्रमुख रूप से उत्पादन करते हैं। आपके हिसाब से और कौन से ऐसे पशु हैं जिनका उत्पादन कर हमारे झारखंड के जो दुग्ध उत्पादक हैं वो मतलब कम लागत लगाकर और आय या मुनाफा ज़्यादा कमा सके? देखिए, झारखंड के परिवेश पे ये थोड़ा पठारी इलाका है, तो जब भी हम नस्लों का चयन करें दुधारू तौर पे, तो हम साहिवाल, गिर, देवनी और थारपारकर का ही चुनाव करें, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये गायें इन स्थानों के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। अगर हम होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस अगर लेंगे, ये गायें काफ़ी भारी होती हैं, तो इनमें इनका पाँव टूटने, चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम जब भी चुनाव करेंगे गायों का नस्ल के विषय में, तो हम भारतीय नस्ल को ही प्राथमिकता देंगे। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको विशेषकर गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में भी बताया, बीमारियों और उनकी रोकथाम के बारे में भी बताया। तो उम्मीद है कि आप इन सभी तकनीकों का उत्पादन कर अपने पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो झुमकी बहन, काफ़ी अच्छी जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। बिल्कुल लाभ उठाएंगे अगर अमल करेंगे जानकारी बिल्कुल, पर तो। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम लेंगे एक छोटा सा विराम। संदेश दिखाना है? बिल्कुल, चलिए। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं, इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलिए, ये संदेश भी महत्वपूर्ण थी, है ना? तो अरे कारू दादा, अरे कारू दादा, देखिए देखिए उधर आ रहे हैं। कारू दादा जोहार। जोहार जोहार। तब कारू दादा, क्या हाल चाल? जोहार जोहार। सब ठीक है ठाक है। देखिए, खेती बाड़ी तो करिए रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ लगाए किए हैं, तो सब कुछ है। तो अब क्या है कि सब्जी भी लगाए। हाँ। तो सब्जी में होता है क्या है कि उसको तो पोषक तत्व तो चाहिए ही। बिल्कुल। बिना उसका तो फलेगा फूलेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। अगर बढ़ेगा नहीं तो फल का आकार, सब्जी का आकार छोटा रह जाएगा, तो उसका वजन मिलेगा नहीं। तो कहना कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमें कहीं सुने हैं, वो क्या होता है और उसका कैसे सब्जी में खेती में जरूरत पड़ता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम किसान भाइयों को भी बतला दें कि किसान भाइयों, हम मूल रूप से 2 या 3 तरह के जो खाद्य हैं उन्हीं का हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब्जियों की खेती में खास करके और जो भी खेती है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं क्या हैं और इसकी क्या ज़रूरत महसूस होती है और उसके क्या फ़ायदे हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, आपको भी जानकारी चाहिए थी ना, तो आइए जानकारी दिलवा देते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक जी के द्वारा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सब्जी की जो फसल होती है उसमें किस प्रकार के पोषक तत्व का उपयोग किया जाए। तो इसके लिए आज भारतीय कृषि अनुसंधान विज्ञान केंद्र के पलांडू के विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक की सब्जी का जो फसल होते हैं उसमें किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। सब्जी फसल में हमारा 17 जो पोषक तत्व चाहिए, इसमें से जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें है आयरन है, मैंगनीज़ है, कपर है, जिंक है, बोरन है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। ये जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का इसमें सब्जी फसल में काफ़ी रोल होता है। उसका जो साइज, इसमें जो टेस्ट, जो मिठास या जो खट्टापन जिसमें जैसे आना चाहिए उसके ऊपर होता है, उसका निर्भर होता है। तो ये मुख्य रूप से ये हमारा जो सूक्ष्म पोषक तत्व का अगर सब्जी फसल में काफ़ी रोल माना जाता है। डॉक्टर साहब, अगर ये जो पोषक तत्व की हम बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं रहे
तो क्या दिक्कतें आ सकती है? हाँ, इसका कमी का जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, अगर हम पहले लेते हैं बोरन की कमी। बोरन का कमी से पहले आप जब देखते हैं कोई भी फसल में जैसे फल फट जाता है, अगर फल लेता है और फल फट जा रहा है तो ये बोरन का कमी है। फिर दूसरा बात, अगर फूल हो रहा है, फूल गिर जा रहा है या फल छोटा होके गिर जा रहा है, उसका कारण है बोरन की कमी से। और जैसे आप कहीं फल हो जाता है और डिस्कलर हो जा रहा है, जैसे मिर्चा में लेते हैं कि पीला है हरा है हो जाए, हरा पीला जैसा चेकड़ जैसा कुछ अफेरेंस होता है तो बोरन का कमी है। और फूलगोभी में लेते हैं, जैसे भूरे भूरे फूलगोभी में अगर हो जाता है या फूल के बीच में पत्ता आ जाता है, वो बोरन की कमी है। तो ये बोरन बहुत ही मतलब सब्जी के लिए ये हम माने तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, उसका पोषक तत्व तो होता है और बोरन बहुत ज़रूरी है। जितना भी सब्जी है सभी के लिए बोरन का ज़रूरी है। हमारा जो फसल है, जो हम सब्जी फसल लेते हैं, उसी को पोषक तत्वों से हम भरपूर दे देंगे तो हम आदमी भी स्वस्थ रहेंगे। तो जिंक का बहुत ज़रूरी होता है। जिंक और जो आयरन है ये आदमी के लिए भी बहुत ज़रूरत होता है। तो हम फसल में ये जिंक का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। जिंक की कमी से क्या होता है, जैसे हम पत्ता में हमारा जलने जैसा हो जाता है, अगर उसका कमी से पत्ता जलने जैसा होता है। और पत्ता एक बार आपका कोई भी डिस्टर्ब होता है, पत्ता जो क्या है फसल का, कोई भी फसल का उसका किचन हाउस होता है। अगर पत्ता में कोई गड़बड़ी हो जाएगा तो आपका वहाँ से जो खाना बनता है वो खाना नहीं बन पाता है और उसमें जो फल में उसका कमी दिखता है या फल छोटा होता है या फल ठीक से नहीं ले पाता है। तो हमको पत्ता को सुधारना होगा, हमारा किचन हाउस को ठीक बनाना होगा, तब जाके उसमें हम फिर फ़ायदा ले पाएंगे। तो जैसे बताया कि इसमें जिंक की कमी से उसका पत्ता जल जाना है। उसके बाद है फूलगोभी में फूल जो छितर जाता है उसका जिंक की कमी से होता है। या धान में लेते हैं जो खैरा जो डिजीज़ बोलते हैं वो जिंक की कमी से होता है। तो ये मुख्य कारण होता है जिंक का। तीसरा हो जाता है कि कपर का। कपर के चलते क्या होता है, पत्ता ऊपर में रोल हो जाता है, ऊपर की तरफ एक नली जैसा बन जाता है और पत्ता थोड़ा सा आप जब छू के देखेंगे थोड़ा मोटापन लगता है। ये कपर की कमी से होता है। ये जो दो तीन हम जो बताए ये मुख्य तत्वों का उसका कमी का लक्षण होता है। तो उसको हमको मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। फसल अलग अलग फसल के अलग अलग उसमें डोज होता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे झारखंड प्रदेश में जो भी सब्जी होती है, कौन कौन सी ये जो महत्वपूर्ण सब्जियां हैं जिसमें ये दो पोषक तत्व की अक्सर कमी देखी जाती है, ऐसी से कौन सी फसल होगी? अगर हम पहले लेते हैं गोभी वर्गीय सब्जी, गोभी वर्गीय सब्जी में आपका पत्ता गोभी में होता है, आपका फूल गोभी में होता है। उसके बाद अगर हम लातेदार सब्जी में लेते हैं तो ये कद्दू वर्ग जितना भी है सभी में उसमें पाए जाते हैं, लौकी में पाए जाते हैं, करेले में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी फसल में पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी में इस दोनों का बहुत कमी है, बोरॉन का कमी है, जिंक का जो भी है, जिंक का उसका जिंक है मिट्टी में, लेकिन उसको आयरन और मैंगनीज इस मिट्टी में ज़्यादा होने के कारण जिंक का अवेलेबिलिटी पौधा को नहीं मिल पाता है। तो बोरॉन और जिंक कमी है। उसके बाद है मोलिब्डेनम भी कमी है, तो उसका कमी दिखता है हर फसल में आपको मिलेगा। टमाटर में उसका दिखेगा। उसके बाद है आपका बैगन में भी दिखता है, मूली में दिखता है, बहुत सारे सभी फसल में हम लेंगे तो 80% फसल में ही इसका कमी दिखता है। डॉक्टर साहब, हमारा एक और क्वेश्चन आपसे है कि ये जो पोषक तत्व है इनका हम लोग प्रबंधन कैसे करेंगे? हम पहले लेते हैं बोरॉन की, उसका जो किस टाइम में अप्लाई करेंगे, कितनी मात्रा में अप्लाई करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बोरॉन का जो डोज है, बोरॉन का डोज है अलग अलग फसल के अलग अलग है। पहले हम बताते हैं गोभी वर्गीय सब्जी के लिए। गोभी वर्गीय सब्जी में जैसे आपका आता है फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली, ये सभी आता है उसी में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 20 लीटर पानी लीजिए। 20 लीटर पानी में आपका 20 ग्राम बोरॉन का जो खाद मिलता है बाज़ार में, आपको मिलेगा, सोलुबोर मिलेगा, नहीं तो बोरिक एसिड मिलेगा, या बोरॉन 20 मिलता है। 3 खाद किसी एक को आप ले लीजिए, उसका 20 ग्राम लेना है। उसके साथ आपको 100 ग्राम यूरिया मिलाना होगा। उसके साथ उसमें 2.5 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट मिलाना होगा। उसके बाद एक शैम्पू का सैचेट, जैसे बाल में लगाते हैं शैम्पू, वो चिपक होता है। ये जो 4 चीज़ 20 लीटर पानी में घोल बनाना होगा आपको। और इसका जब अप्लाई करेंगे, फूल धरने से पहले कोई भी सब्जी, जितना भी मैंने 80% जैसे सब्जी बता रहा था, सभी सब्जी में ये फूल धरने से पहले आपको ये स्प्रे करना होगा। ले लीजिए आप रोपाई करते हैं, जिसमें रोपाई होता है, सब्जी रोपाई करते हैं। रोपाई के 10 दिन के बाद
से 10 दिन के अंतराल में आपको 3 बार ये स्प्रे करना होगा। तो अब ये कितना दिन हो जाता है, 30 दिन जैसा होता है। 10 दिन के बाद, फिर 10 दिन के बाद, फिर 10 दिन के बाद, तब ये जो प्रोग्राम चलेगा 1 महीने का आपका स्प्रे होगा, तब जाके आपका फूल उसमें आना लगता है। फूल के टाइम में ये करेंगे तो फिर आपका ये समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना भी आपका जो एनर्जी होता है फसल में वो चला जाएगा फूल में। तो फूल धरने से पहले आपको ये बोरन का स्प्रे करना होगा, तब जाके आपका फूल सही रहेगा, फूल गिरेगा नहीं, फल सही होगा। ये गोभी वर्गीय हो गया। उसके बाद लेते हैं टमाटर, बैगन, भिंडी, बाकी जितना सब्जी है लातेदार को छोड़ के, उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 लीटर पानी में 20 ग्राम बोरिक एसिड लेना है, या जितना जो भी बोरॉन 20 है या सोलुबोर है, उसके साथ 100 ग्राम यूरिया है, और इसके साथ शैम्पू है। इसमें 2.5 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट नहीं होगा, 3 चीज़ इसमें मिलाना होगा। आपको स्प्रे का टाइम वही है जिस टाइम में आप ये रोपाई करते हैं, 10 दिन के बाद से आपको 3 बार छिड़काव होगा। तीसरा हो गया लातेदार सब्जी। लातेदार सब्जी में आपको 20 लीटर पानी में 1 ग्राम बोरिक एसिड और 100 ग्राम यूरिया और शैम्पू मिला के आपको उसी हिसाब से आपको फूल धरने से पहले इसमें आपको छिड़काव करना होगा। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नायक जी की जानकारी अच्छी लगी ना? बहुत एकदम बहुत जाने, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व जो है हमारे सब्जी को कैसे लाभ देगा, उससे हमारा सब्जी में कितना, सबसे बड़ा बात देखिए, बात ही नहीं होता, बात होता है कि हम मेहनत के तो हमको आय होगा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सब्जी बेहतर होगा तो आय होगा। बिल्कुल, और सिर्फ मेहनत से नहीं, और मेहनत के साथ साथ जो इस तरह की जानकारियां हैं वो किसान भाइयों के पास होनी चाहिए, ताकि उनको मेहनत का फायदा सही रूप में मिल सके। तो चलिए एक जानकारी के लिए हम चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, औसतन 5 मिलीलीटर बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जून में बोई गई मूंग और उड़द की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में किसान तोरिया की बुआई करें। धान फसल में साढ़ा कीट का प्रकोप हो तो मोनोक्रोटोफास दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मवेशियों के हरा चारा के लिए इस समय किसान मकई में अफ्रीकन टॉल या J1006 चारा, लोबिया में UPC 4200 की बुआई कर सकते हैं। IMD पुणे से प्राप्त जानकारी भी हम लोगों ने ले ली। अब हमें लगता है कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो किसान भाइयों हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो विदा लेने से पहले हम अपना पता आपको जरूर बताना चाहेंगे, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। आप लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ हम सबको दीजिए, पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।